नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना स्वर्ण भूमि सोसाइटी। रमा तीसरी मंजिल पर फ्लैट की बालकनी में बैठकर ऑफिस का कुछ काम निपटा रही थी। अभी अभी सूर्योदय हुआ था। हल्की बौछार के बाद अचानक धूप के खिलने से मिट्टी की सौंधी खुशबू उसको आह्लादित कर रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, दीदी चाय लाऊं? उसने शायद सुना नहीं। चाय लाऊं क्या दीदी? ये उसकी कुक थी जो रोज सुबह 7 बजे आ जाती थी और उसका नाश्ता खाना टिफिन बनाकर 8 बजे तक चली जाती थी। ओ हाँ रेवती, ले आओ। कितने बज गए हैं? मुझे काम में ध्यान ही नहीं रहा। 8 बज गए हैं दीदी, मेरा काम खत्म हो गया है। और कुछ करवाना है तो बताइए, नहीं तो मैं जाऊंगी। हाँ, वो बाथरूम में गीजर चालू कर दे। मेरा गर्म पानी से नहाने का मन कर रहा है। गर्म पानी से नहाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी, मैं चालू करके जा रही हूँ, कल आऊंगी। अच्छा ठीक है, जा। अखबार पढ़ा है क्या बाहर? देख और अंदर करती जा। ये इधर टेबल के ऊपर रखती हूँ। दरवाजा अंदर से लॉक कर दीजिए, मैं जा रही हूँ, कहकर वो निकल गई। रमा ने घड़ी की ओर देखा। 8:30 बज रहे थे। उसे 10:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। इसीलिए वो उठी और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। रमा एक आत्मनिर्भर लड़की थी। दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सधा हुआ सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और लंबे बाल। ईश्वर ने सचमुच उसे बहुत सुंदर बनाया था, परंतु थी वो थोड़ा शांत स्वभाव की। उसे ज्यादा लड़ना झगड़ना आता नहीं था। अपने माता पिता की वो इकलौती संतान थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। इसीलिए आसानी से उसने पिछले ही वर्ष नेट क्वालिफाई कर लिया था। यह शहर के एक प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालय में उसने सहायक प्राध्यापक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तनख्वाह ठीक ठाक थी, इसीलिए स्वर्ण भूमि सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और पिछले करीब 2 वर्षों से रह रही थी। दूध। तभी बाहर से आवाज आई, वही बाहर गेट पर रख दो भैया, मैं आकर ले लूंगी। रमा ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहा। दूध वाला दूध रखकर चला गया था। रमा गाउन पहने हुए ही गेट से दूध उठा लाई। उसे गैस पर धीमी आंच में रखकर तैयार होने के लिए बेडरूम में आ गई। अलमारी खोला तो सामने कपड़ों का अंबार पड़ा था। क्या पहनूं क्या पहनूं सोचकर ही उसके 10 मिनट व्यर्थ चले गए। फिर अचानक उसकी नजर एक पुरानी फ्लावर प्रिंट वाली पिंक साड़ी पर गई। चलो आज यही पहन लेती हूँ, मन ही मन उसने बुदबुदाया और उसे अलमारी से बाहर निकाल लिया। जब वो आईने के सामने आई तो इस साड़ी में खुद को देखकर वो आश्चर्यचकित थी। उसे लगा जैसे उसके जीवन में ताजगी आ गई है। उस साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। किसी की पसंद इतनी स्टिक भी हो सकती है, ऐसा सोचकर उसका मन धुंधली यादों में खो गया। कुछ समय तक वो यादों के भंवर में चली गई। तभी घर का डोरबेल बजा। अचानक आई आवाज से वो हड़बड़ा गई। यादों के भंवर से वो बाहर आ गई। आती हूँ, थोड़ा रुक जाओ। दोबारा घंटी बजी। अरे रुको भाई, कौन है जो बार बार घंटी बजा रहा है? वो तेजी से जाकर दरवाजा खोली। ओह माला, तुम थोड़ा रुक नहीं सकती थी? मैं साड़ी पहन रही थी यार, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। और तू मुझे 5 मिनट से बाहर खड़ी रखी थी। माला बोली। 5 मिनट ही तो खड़ी थी, क्या हो गया? तू तो हमेशा जल्दी में रहती है माला। दिखा कौन सी साड़ी पहन रही थी। अरे वाह, ये साड़ी तो तुझ पर जच रही है, किसने दी है? माला उसको छेड़ते हुए बोली। अरे कोई नहीं यार, बहुत पुरानी साड़ी है, सोचा कभी पहनी नहीं तो आज पहन लेती हूँ। चल निकलते हैं कॉलेज के लिए। नीचे उतरकर उन्होंने मेन रोड से कॉलेज के लिए ऑटो ले लिया। धीमी गति से ऑटो कॉलेज की
और निकल गया। रमा और माला की बातचीत का क्रम जारी था, परंतु रह रहकर रमा ऑटो के उस छोटे से आईने में अपने को साड़ी सहित देखने की कोशिश करती रही। क्या हुआ रमा? मैं देख रही हूँ कि तू बार बार आईने की ओर देख रही है। कुछ तो चक्कर है जो तू मुझसे छिपा रही है। अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही तेरे चक्कर में बाल नहीं बना पाई थी ना, इसीलिए देख रही थी। बातों को बिगाड़ना तो कोई तुझसे सीखे। रमा बोली। नहीं नहीं, कोई तो बात है बच्चू, नहीं तो बार बार तू साड़ी की ओर नहीं देखती। माला छेड़ी। चुप कर तू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देख, सामने कॉलेज भी आ ही गया। चल उधर से ही उतर। रमा बोली। अच्छा आजा, पर तू मेरे से बचने वाली नहीं है रमा, ये राज तो मैं जान कर रहूंगी। माला चहकी। अच्छा ठीक है, अभी तो चले, टाइम हो गया है। अटेंडेंस तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे ही दोनों ऑफिस के अंदर गए तो देखा कॉलेज का सारा स्टाफ बाहर मौजूद था। क्या बात है मालती, आज यहाँ सब लोग डटे हुए हैं? कोई मांग लेकर आए हैं क्या स्टाफ वाले? रमा ने काउंटर पर बैठी मालती से पूछा। अरे नहीं मैडम, आपको नहीं पता क्या, आज हमारे चेयरमैन हट रहे हैं। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए हैं। दो लोगों ने पार्टनरशिप में कॉलेज को टेक ओवर कर लिया है। ओह, ये तो हमको पता ही नहीं था। कौन है? तुमको कुछ पता है क्या? रमा ने पूछा। अच्छे से तो पता नहीं, पर चेयरमैन शायद कोई यंग लड़का जैसा है, और उसका नाम शायद नाम अनुज कुमार है। रमा ये नाम सुनकर सन रह गई। ये नाम उसके मन मस्तिष्क में गूंज गया। 2 मिनट के लिए एकदम चुप हो गई। फिर उसने सोचा, एक जैसे नाम वाले दुनिया में तो कई लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि मेरा हो। मेरा अनुज, उसने मन में सोचा, और मेरा को चेंज करके फिर से दोहरा दिया। वही अनुज। मेरा शब्द को वो बार बार भूलने और छोड़ने की कोशिश करने लगी, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी उसके अंदर जाने की बारी आ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो सोचने लगी कि काश ये वो अनुज ना हो, पर जैसे ही अंदर घुसी तो सामने वही अनुज था। वो एकदम स्तंभ हो गई। तब तक अनुज ने उसे नहीं देखा था। फिर अचानक अनुज ने उसकी ओर देखा। रमा की धड़कनें और तेज हो गई और वो इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी। तभी उसने देखा कि अनुज उसकी साड़ी की ओर एकटक देख रहा है। ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैंने 2 साल में पहली बार उसकी दी हुई साड़ी पहनी और उसी के सामने आ गई। मुझे बाहर ही ख्याल क्यों नहीं आया? हे ईश्वर, इसका क्या असर होगा भगवान जाने। वो अपने आप को ही मन में कोस रही थी। हेलो सर, मेरा नाम माला है। मैं रसायन विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ, माला ने कहा। और ये? अनुज ने जानबूझकर पूछा। रमा सिर नीचे किए एकदम चुप खड़ी थी। उसने शायद सुना नहीं। सर, ये रमा मैडम है, बॉटनी विभाग में सहायक प्राध्यापक है, माला ने ही उत्तर दिया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, कहकर अनुज वापस मोबाइल पर व्यस्त हो गया। रमा, तुझे क्या हो गया? चलना बाहर, माला धीरे से बोली। कुछ बोली क्या माला? रमा चेतना में लौटी। हाँ बाबा, चलना बाहर, यही खड़ी रहेगी क्या? हाँ चल, रमा बोली। दोनों बाहर आ गए और स्टाफ रूम में चले गए। माला क्लास लेने चली गई, परंतु रमा वही स्टाफ रूम में ही बैठी रही। वो यादों के झंझावात में खो गई थी। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व रमा, अनुज और कॉलेज के कुछ और दोस्तों का कितना बढ़िया ग्रुप था। एक साथ एमएससी किए थे और लगभग हर शनिवार और रविवार को साथ में अपना अड्डा जमाते थे। सभी लोग रोजगार की तलाश में थे, तो अक्सर उनका टॉपिक यही होता था। क्या भाई मनोज, अब क्या करने का इरादा है? अनुज ने पूछा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी करूँगा। मेरे पापा तो मुझे दिल्ली भेजने के लिए तैयार भी हो गए हैं। तू बता, तू क्या करने वाला है? मैंने तो सोच लिया है भाई कि मैं पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ाऊंगा।
तो फिर तुमने एमएससी किया ही क्यों? रमा ने बीच में ही पूछा। बस तुम्हारा साथ पाने के लिए, रमा झेंप गई। आई मीन तुम सब लोगों का साथ पाने के लिए। ये साथ तो हमारे जीवन का स्वर्णिम फल है। दोस्तों, आगे जीवन में कभी ऐसे मिल भी पाएंगे कि नहीं, ईश्वर जाने। इसीलिए मैंने जानबूझकर एमएससी में एडमिशन ले लिया था, ताकि कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर सकूं। अनुज बोला। अनुज तो पहले से ही रमा को पसंद करता था, परंतु उससे कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। पर अब तो बिछड़ने का वक्त था। तुम क्या करने वाली हो रमा? अनुज ने पूछा। मैं तो आसपास के सभी जिलों में प्राइवेट कॉलेज का डेटा निकाल ली हूँ। सभी जगह अप्लाई करूँगी तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। फिर वही रहते रहते नेट दिलाऊंगी और पीएससी फाइट करूंगी। मतलब तुम ये शहर छोड़कर चली जाओगी? अनुज ने उदास होते हुए पूछा। जब जॉब मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा ना अनुज। रमा को ये एहसास था कि अनुज उसे पसंद करता है। वो भी उसे पसंद करती थी, परंतु ये चाहती थी कि अनुज ही पहल करे। आधे घंटे की गपशप के बाद जब सब लोग जाने लगे तो अनुज ने धीरे से आकर रमा को कहा। रमा, क्या आज शाम डिनर करोगी मेरे साथ? डिनर? रमा ने आश्चर्य से पूछा। पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा, आज अचानक बस यूं ही आ पाओगी क्या? बताओ ना प्लीज। और नहीं बोल दी तो? रमा ने मुस्कुराकर पूछा। बस मेरा मन उदास हो जाएगा और क्या, अनुज बोला। क्यों उदास हो जाएगा मन? बस यूं ही। तुम्हारे ये बस यूं ही कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? रमा ने उसे छेड़ा। आओ ना प्लीज। देखो, आज से पहले मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मम्मी पापा घर पर रहते हैं तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बस 1 घंटा 7 से 8। चलेगा यार, अनुज खुशी से चहकते हुए बोला। कहाँ आना है बताओ? रमा ने पूछा। सिटी हार्ट होटल में। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा अपनी कार में। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्कूटी से आ जाऊंगी। रमा बोली। ठीक है, फिर मैं सिटी हार्ट के सामने शाम को 7 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनुज खुशी से बोला। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कहकर रमा अपनी स्कूटी से निकल गई। अनुज वही खड़े होकर उसके ओझल होने तक उसे देखता रहा। फिर वो भी निकल गया। शाम को रमा ने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी, मुझे आज शाम 7 से 8 एक पार्टी में जाना है, जाऊं? किसकी यहाँ पार्टी है रमा? मम्मी ने पूछा। मेरी एक क्लासमेट है मम्मी, उसका आज जन्मदिन है तो उसने सबको सिटी हार्ट में डिनर पार्टी दिया है। मैं बस जाकर अटेंड कर कर आ जाऊंगी। ठीक है, देर मत करना और तुरंत आ जाना। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाऊंगी, कहकर रमा तैयार हुई और घर से निकल गई। सिटी हार्ट उसके घर से नजदीक था। इधर अनुज 6:30 बजे से सिटी हार्ट के बाहर खड़े होकर रमा की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसे दूर से रमा आती हुई दिखी। वो उत्साहित हो गया। उसकी मुस्कान 1 इंच चौड़ी हो गई। वह आज अपने दिल की बात बताने को आतुर था। तभी वहां रमा आकर रुकी। कितने समय से यहाँ खड़े हो अनुज? रमा ने पूछा। बस अब थोड़ी देर पहले ही आया। अच्छा, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? अरे नहीं, बल्कि तुम तो वक्त की पाबंद हो, मैं ही थोड़ा लापरवाह हूँ। वो तो तुमसे मिलने के लालच में पहले ही पहुंच गया, वरना। क्या बोले? रमा बीच में ही पूछी। मतलब तुमको देर ना हो करके वक्त पर आ गया हूँ, बोला। अच्छा चलो फिर अंदर। हाँ हाँ, आओ ना, मैंने टेबल बुक कर रखा है। होटल के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। लाइट्स का कॉम्बिनेशन माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। रमा ने देखा कुछ टेबल पर पारिवारिक माहौल था और कुछ पर कपल्स बैठे हुए थे। अनुज ने एक्वेरियम से लगा हुआ एक टेबल बिल्कुल कॉर्नर पर बुक कर रखा था। टेबल पर बैठते ही रमा को लगा
मानो जीवंत मछलियां उसके बगल में ही तैर रही हो, और ये बहुत खुशनुमा सा एहसास था। क्या लोगी रमा? अनुज ने बैठते हुए पूछा। मतलब तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुमने बुलाया है, जो तुम्हें पसंद है वो खिलाओ। नहीं नहीं, तुम बताओ ना, क्या मंगाऊं? कुछ भी मंगा लो जो यहाँ अच्छा मिलता हो। अच्छा ठीक है भैया, जरा यहाँ आइए। यहाँ क्या सबसे अच्छा मिलता है? हैदराबादी पुलाव और कश्मीरी पुलाव बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। क्या बोलूं रमा, जो भी। अच्छा, कश्मीरी पुलाव मंगा लो। ठीक है भैया, यही ले आइए। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। अच्छा, ये बताओ, इतनी क्या आतुरता थी मुझे डिनर पर लाने की? रमा ने पूछा। यूं ही तुमसे कुछ बात करनी थी, अनुज बोला। हाँ तो सुबह क्यों नहीं बताया? वहाँ तो सभी लोग थे, कुछ अकेले में बात करनी थी। अच्छा तो बताओ, क्या बात है? वो मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास था कि अनुज ने क्या कहने के लिए बुलाया है, इसीलिए वो उसको छेड़कर उकसा रही थी। कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, अनुज बोला। तो बुलाया क्यों? ठीक है, मैं जाती हूँ, कहकर वो जानबूझकर उठकर जाने का नाटक करने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? बैठो ना प्लीज। प्लीज बैठ जाओ। हाँ तो बोलो, क्या बोलना है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अनुज थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। अच्छा, ये बोलने के लिए बुलाया है? नहीं, और भी कुछ बात है तो उसको भी बता ही दो। पिंक कलर की साड़ी में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे पता नहीं रहेगा? आखिर 2 साल से मैं तुमको। अनुज चुप हो गया। 2 साल से मैं तुमको क्या? अनुज चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। हाँ बताओ, 2 साल से मैं तुमको क्या प्यार करते हो? अनुज ने खट से आंख उठाकर देखा। उसकी आंखें भर गई। उसने रमा का हाथ पकड़कर कहा, हाँ रमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रमा ने उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, तो पागल रोते क्यों हो? ये तो खुशी की बात है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सच में रमा। उसका मन खुशी से भर गया और वो रोने लगा। अरे तुम तो चुप ही नहीं हो रहे हो। रमा उठी और उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। चुप हो अनुज, सब लोग देख रहे हैं। थैंक्स रमा। अनुज शांत हो गया। रमा अपनी जगह आकर बैठ गई। थैंक्स की कोई बात नहीं अनुज, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, परंतु मैंने भी कभी पहल नहीं की। क्यों भला रमा, तुम्हें मेरी मायूसी दिखाई नहीं देती थी? देती थी ना अनुज, पर हम दोनों के बीच एक बड़ी सामाजिक स्तर की दीवार जो है, उसने कभी कहने नहीं दिया। मतलब तुम बहुत अमीर परिवार से आते हो अनुज, और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मुझे अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने की इजाजत भी नहीं है और हैसियत भी नहीं है। ऐसा नहीं है रमा, मैंने कभी भी इस तरह नहीं सोचा। परिवेश अब बदल गया है, ऊंच नीच की भावना अब खत्म हो गई है। नहीं अनुज, दिक्कतें हैं, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। मुझे उन सारी दिक्कतों से परे तुमसे प्यार है रमा। तुम ये बताओ, तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? दूंगी अनुज, पर मैं अपने माता पिता की एकलौती संतान हूँ। उनकी मर्जी मेरे लिए आवश्यक है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ रास्ता ऐसा निकालो कि मुझे दोनों मिल जाए। देखो, मेरे पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे दोस्त की तरह है। मेरी हर इच्छा से वो सहमत रहते हैं। रही मेरी माँ की बात, तो उनके सहमत या असहमत होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ता? रमा ने पूछा। क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अरे, अभी तुमने कहा कि वो तुम्हारी माँ है। माँ है, पर सौतेली। मेरी अपनी माँ का देहांत तो काफी पहले हो गया था, और इन्होंने तो दौलत के लिए ही मेरे पिता से शादी की थी। हालांकि उनकी बेटी यानी मेरी बहन बहुत ही अच्छी है, और मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ। माँ का भी सम्मान करता हूँ। ओह, ये सब मुझे नहीं मालूम था। सॉरी। सॉरी किस लिए रमा? हर इंसान के जीवन का
अच्छा बुरा पक्ष होता है और ये हमारे ऊपर है कि हम किस पक्ष को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम बहुत समझदार हो अनुज। आई रियली लव यू। ओ सचमुच? तो मेरा एक गिफ्ट स्वीकार करोगी? कहकर उसने एक बड़ा सा पैकेट टेबल पर सरका दिया। ये क्या है अनुज? खोलकर देखो। रमा ने उसे खोलकर देखा। उसमें एक पिंक कलर की फ्लावर प्रिंट वाली साड़ी थी। ओह, तभी तुम पिंक कलर की साड़ी की बात कर रहे थे, रमा ने कहा। हाँ, क्या तुम इसे मेरे लिए पहनोगी? हाँ रमा, बिल्कुल अनुज, पर किसी विशेष अवसर पर। इसे मैं जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। एक आखिरी बात तुमसे पूछनी थी रमा, बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो क्या प्यार तुमसे करूंगी और शादी किसी और से करूंगी बुद्धू? सॉरी रमा, पर मुझे लगा पूछ लेना जरूरी है, तो मैं घर पर अपने पापा से बात करूंगा और उनको तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। पहले तुम शादी के लायक तो बनो। मतलब मेरे माता पिता यदि तुमसे पूछेंगे कि कितना कमाते हो, क्या करते हो, तो क्या बताओगे? पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर भेजना, रमा बोली। अच्छा वैसे, पर मुझसे धीरज नहीं धरा जाएगा रमा। क्यों? रमा ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाऊंगा। तो फिर जल्दी से एक काम करो और मुझे ले जाओ। काम क्या करना है रमा? मुझे तो बस पापा का बिजनेस संभालना है और मेरा काम चालू तो ठीक है ना। तुम पहले काम तो संभालो, 1-2 महीने सीख लो, फिर भेजना। 1-2 महीने? इतने दिन मुझसे दूर रहोगी रमा? जी हाँ, ये हम दोनों की बेहतरी के लिए है, समझे? अब मैं चलूंगी, देर हो रही है, रमा बोली। अच्छा ठीक है, अब कब मिलोगी? शादी के मंडप में। और क्या, रमा बोली। अरे यार, ऐसी सजा मत दो, कम से कम फोन पर तो बात कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, पर जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता सिर्फ मैं फोन करूंगी, दिन में एक बार। नहीं, एक एक दिन के गैप में, वरना तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे। चलो ठीक है, मैं जल्दी ही अपने पापा से बात करूंगा। दोनों वहां से निकल गए। अब अनुज का एक ही लक्ष्य था, अपने पापा को बिजनेस में हाथ बटाना और उनके बिजनेस को बढ़ाना। वो काफी तेजी से अपना काम सीख रहा था और अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। उसके पापा उससे खुश थे। एक दिन पापा का मूड देखकर उसने बात किया। पापा, आपसे बात करनी थी। हाँ अनुज, बोलो, क्या बात है? पापा, अब तो मैंने आपके काम में हाथ बटाना भी चालू कर दिया है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। अनुज, तुम बहुत तेजी से काम सीख रहे हो और बिजनेस संभाल भी रहे हो। पापा, विशेष बात ही है, तो बताओ। पापा, मैं जब एमएससी कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम रमा है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है, परंतु बहुत अच्छी है। मैं उसे पसंद करता हूँ पापा, और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मुझे क्या करना है बताओ? पापा, आपको उनके घर बात करने जाना है। क्या वो लोग जानते हैं अनुज? नहीं पापा, सिर्फ रमा जानती है मुझे। मतलब तुमको भी साथ चलना होगा। मैं चलूंगा, पर बाहर कार में ही बैठा रहूंगा। पापा, आप जब फोन करोगे तभी अंदर आऊंगा। अच्छा ठीक है, कब चलना है बताओ? मैं फोन पर बात करके पहले पता कर लेता हूँ कि वो लोग सभी घर पर कब रहेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। ठीक है बेटा, कहकर उसके पापा उठे और काम में निकल गए। तभी अनुज का फोन बजा। ये रमा का ही फोन था। हेलो रमा। हाँ अनुज, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ रमा। बिजनेस मैंने संभाल लिया है और आज तो पापा से बातचीत भी हो गई। क्या बात हुई? बस यही कि वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगेंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है अनुज। अगर इसी तरह से मेरे माता पिता भी राजी हो गए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ रमा, चिंता मत करो, रिजेक्ट करने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, अच्छा कमाता हूँ और देखने में भी ठीक ठाक ही हूँ। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुम्हारे सामने एकदम फीका हूँ। तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो
बस बस रहने दो, अब इतना उड़ाने की जरूरत नहीं है। हो गया, बस करो। कब आओगे ये बताओ। वो मैं कैसे बताऊंगा, तुम बताओ कब तुम्हारे मम्मी पापा घर पर मिलेंगे। अनुज ने पूछा। संडे को आ जाओ। संडे को ज्यादातर हम लोग घर पर ही रहते हैं, और मैं थोड़ा उनको हिंट भी कर दूंगी कि आप लोगों से मिलने के लिए कोई आने वाला है, तो वो घर पर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, फिर संडे को सुबह 10 बजे पापा को लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रमा ने अपने माता पिता को बता दिया था कि रविवार को कुछ लोग पापा से मिलने आने वाले हैं, परंतु ये नहीं बताया कि किस लिए आ रहे हैं। उसके पापा ने सामान्य बात समझकर ओके कहा, और वो दिन आ ही गया जब अनुज और उसके पापा की कार रमा के घर के सामने रुकी। उसके पापा उतरे और कालबेल बजाई। जी आप कौन? रमा के पापा ने दरवाजा खोलकर पूछा। नमस्ते। वो रमा ने आपको बताया होगा कि मैं मिलने आने वाला हूँ। ओ हाँ, प्लीज अंदर आइए। धन्यवाद। आइए प्लीज बैठिए। रमा ने बताया था कि कोई मिलने आने वाला है। बताइए। जी मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। बीके कंस्ट्रक्शन नाम की मेरी कंपनी है। हाँ मैंने सुना है, रमा के पापा बोले। वो तो काफी बड़ी कंपनी है। जी बस आप लोगों की दुआ से चल रहा है। अच्छा अच्छा, तभी रमा भी वहाँ आ गई। नमस्ते जी, आपको शायद पता हो कि रमा और मेरा बेटा साथ में ही एमएससी किए हैं। क्या नाम है उसका? जी अनुज। मेरे बेटे का नाम अनुज है। हाँ, ये नाम तो कई बार मैंने रमा के मुंह से सुना है। रमा की माँ ने कहा। जी वही, अनुज और रमा एक साथ पढ़ते थे, और अब तो अनुज ने मेरा बिजनेस भी संभाल लिया है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूँ कि मेरे बेटे के लिए यदि आप अपनी बेटी का हाथ देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी ओ, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब ये बात रमा को पता थी। उन्होंने पहले रमा की ओर देखा, फिर उसकी माँ की ओर देखा। हाँ, अनुज और रमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं एक पिता होते हुए अपने बच्चों की खुशी का सम्मान करता हूँ। आपसे भी आग्रह है कि आप भी इनका समर्थन करके इनकी खुशियों का सम्मान करें। रमा के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही थी। बस 2 मिनट का वक्त दीजिए। रमा तुम थोड़ा अंदर आओ। अब रमा अकेले में अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी थी। रमा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने पूछा। मैं डर गई थी पापा, और चाहे जो भी हो मैं आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। आप लोग यदि सहमत नहीं होंगे तो आप जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लूंगी। उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मुझे मालूम है कि तुम मेरा सिर कभी नीचा नहीं होने दोगी। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ बेटी। चलो बाहर, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर देता हूँ। रमा की आंखें भर आई। वो अपने पापा से लिपट गई। थैंक यू पापा, खुश रहो बेटा। यह कहकर वो लोग बाहर आ गए। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? अनुज के पिता ने पूछा। मैं अनुज से मिलना चाहता हूँ, रमा के पिता ने कहा। अच्छा मैं उसको बुलाता हूँ, कहकर उन्होंने अनुज को फोन कर अंदर आने को कहा। तभी एक स्मार्ट गोरा चिट्टा उच्चा पूरा लड़का अंदर आते दिखा। आओ अनुज, अनुज के पिता ने कहा। अनुज आया और रमा के माता पिता का पैर छुआ। बैठो बेटा, देखो आप दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसीलिए हम सभी इस रिश्ते से सहमत हैं, रमा के पिता ने कहा। अनुज ने रमा की ओर देखकर आंखें उचकाई। रमा शर्मा गई। वो खुशी से भर गई थी। और अनुज की माताजी रमा के पिता ने पूछा। चिंता मत करिए, वो भी एग्री हो जाएगी। अनुज के पिता ने कहा। ठीक है, फिर हम पंडित जी से बात करके मुहूर्त तय करते हैं, फिर आपको सूचित कर देंगे, रमा के पिता ने कहा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। आप सभी को बधाई। अनुज के पिता ने यह कहकर विदा ली। वो बाहर आए और अनुज के साथ कार में बैठे। आज अनुज के लिए खुशियों भरा दिन था। तुम खुश हो ना अनुज? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ।
ये सब आपकी वजह से है। वह अत्यधिक उत्साह में था और इसी उत्साह में उसने ध्यान नहीं दिया कि अचानक एक ट्रक अगले मोड़ से होते हुए उसके सामने आ गई। अनुज काफी स्पीड में था। जी। अनुज ने कार को बचाने के लिए हैंडल स्टेयरिंग को पूरा घुमा दिया। गाड़ी तेजी से स्कीड करते हुए पलट गई। अनुज तो बच गया क्योंकि वो सीट बेल्ट पहना था, पर उसके पापा कार के उस शीशे में फंस गए जो पूरी तरह कुचल गया था। अचानक हुई इस घटना को देख आसपास के लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने तेजी से अनुज को निकालने की कोशिश की, पर वो अपने एक हाथ को हिला नहीं पा रहा था। शायद उसका कंधा फ्रैक्चर हो गया था। वह भी अचेत था। थोड़ी देर बाद नगर निगम की क्रेन आ गई और जब तक उसके पिता को निकाला गया तब तक उसके पिता के प्राण बेखरू उड़ गए थे। दोनों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। तब तक अनुज की माँ और बहन को इसकी खबर लग गई थी। अनुज की जब आंख खुली तो उसके बेड पर उसकी बहन बैठी थी। पापा कहाँ है मधु? उसने आंख खोलते ही पूछा। मधु रोने लगी। थोड़ी दूर में ही उसकी माँ भी चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ मधु, बताओ ना, पापा कहाँ है? पापा नहीं रहे भैया, मधु ने रोते हुए कहा। क्या? अनुज एकदम शॉक्ड था। ये सब मेरी वजह से हुआ है मधु, कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। मुझे अभी उनको देखना है। मधु कहाँ है वो? तुम आराम करो, अभी रात काफी हो गई है। तुमको ही होश करीब 8 घंटे बाद आया है। कल करेंगे उनका अंतिम संस्कार। रमा आई थी क्या मधु? अनुज ने पूछा। मैं तो पहचानती नहीं भैया उसको। काफी सारे लोग आए थे हॉस्पिटल में, शायद आई हो। ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैंने अपने पापा को खो दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा मधु, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अनुज रो रहा था। अपने आप को दोष मत दो भैया, नियत को कोई टाल नहीं सकता। ये घटना होनी थी, इसीलिए हो गई। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मधु बोली। आप अपना दिमाग शांत रखो, क्योंकि आपको ही पूरी जिम्मेदारी उठानी है। इस बीच जब अनुज की सर्जरी हो रही थी तब रमा और उसके परिवार को भी एक्सीडेंट का पता चला और अपने माता पिता सहित वो हॉस्पिटल आई। आकर काउंटर पर उन्होंने अनुज और उसके पिता के विषय में पूछा। उस व्यक्ति ने अनुज की माँ की ओर इशारा कर दिया। नमस्ते जी, रमा के पिता ने कहा। नमस्ते जी बोलिए, अनुज की माँ बोली। जी आज सुबह आपके पति हमारे घर आए थे। ओह, वो आपके यहाँ गए थे, पर उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं था। जी ये मेरी बेटी रमा है। नमस्ते आंटी, रमा बोली। नमस्ते, तो कैसे गए थे आपके घर? वो रमा और अनुज के रिश्ते की बात करने आए थे क्या? हाँ, वो अनुज के लिए रमा का हाथ मांगने आए थे। मतलब अनुज और उसके पिता दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई थी? जी वो मैं नहीं जानता, पर सच यही है, रमा के पिता ने कहा। रमा तुम जरा उधर आओ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अनुज की माँ ने कहा। देखो रमा, तुम्हारे घर जाते ही मेरा दुर्भाग्य चालू हो गया। मेरे पति मर गए। तुमको तो अनुज ने बताया ही होगा कि मैंने उसके पिता से पैसे के लिए ही शादी की थी। वो मेरे लिए पैसे लुटाते थे, पर अनुज ऐसा नहीं है। वो तो अभी मुझसे चिढ़ता है तो शादी के बाद मेरी क्या इज्जत करेगा। और यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को कोर्ट में घसीट दूंगी और सारा धन दौलत हथिया लूंगी। तुम मेरा दुर्भाग्य हो लड़की, और किसी भी कीमत पर तुम्हें मैं उसके जीवन में आने नहीं दूंगी। रमा ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड थी। उसने इस पक्ष के बारे में तो कल्पना ही नहीं की थी। वो स्तंभ थी। ये सब क्या हो गया? तभी अनुज की माँ बोली। तुम लोग यहाँ से चले जाओ और भूलकर भी हमारे जीवन में दखल देने की कोशिश मत करो। अनुज के जीवन से एकदम दूर रहो और हमारे घर की लड़ाई की वजह अगर नहीं बनना चाहती तो अनुज से ये सब कहने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। रमा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो कुछ कहने की ही स्थिति में नहीं थी। वह अवचेतन मन से वापस मुड़ गई। चलिए पापा, घर चले, रमा ने भरे गले से कहा। क्या हुआ बेटी, बताओ ना। घर चलिए पापा, फिर बात करेंगे।
अनुज को नहीं देखना है? नहीं, बस अब घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे पार्ट 2 में। धन्यवाद।